नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, भारत का प्रशासन जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत, जो कि एक विस्तृत देश है, एक ह्यूज कंट्री है, वहाँ पर सरकार किस रूप में चुनी जाती है, कानून व्यवस्था कैसे बनाई जाती है, कानून व्यवस्था का पालन किस प्रकार किया जाता है, जुडिशरी अर्थात न्यायालय का क्या रोल है, और ये इतना बड़ा देश किन पैमानों पर चलता है। तो बच्चों शुरू करते हैं। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। डेमोक्रेसी का अर्थ है टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, अर्थात सभी नागरिक समान हैं। भारत में जो सरकार है उसको चुनने में आम आदमी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है बच्चों। हमारे देश में सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है। टू अचीव दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम we had to fight a long fight against the British rule for approx 200 years. ब्रिटिश पीपल करीबन 1600 में भारत में आए ट्रेड करने के लिए, और उस समय भारत में तथा ब्रिटेन में मोनार्की सिस्टम चलता था। जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री अभी हमने पढ़ा, पहले भारत मोनार्की सिस्टम के अंडर काम करता था, जिसमें राजा या रानी किसी का रूल पूरे देश पर चलता था और लोगों की ना ही सुनी जाती थी और ना ही उनकी आकांक्षाओं के अकॉर्डिंग काम किया जाता था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से, तो हमने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चुना, और आज तक 1947 से 2022 तक आज तक हमारे देश में डेमोक्रेसी कायम है। जबकि हम देखें पड़ोसी मुल्क अपने जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी ही आई थी शुरुआत में, लेकिन सैनिक तख्ता पलट और विभिन्न कारणों के वजह से वहाँ पर डेमोक्रेसी बच्चों सरवाइव नहीं कर पाई कभी। बच्चों, अब हम थोड़ा ब्रिटिशर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रिटिशर्स 17वीं शताब्दी के दौरान भारत में व्यापार के लिए आए थे, और उन्होंने पहली फैक्ट्री जो अपनी लगाई थी वो गुजरात, सूरत में लगाई थी। आप मैप में भी देख सकते हैं, दिस इज द एरिया ऑफ गुजरात। कोलकाता वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश कैपिटल ऑफ इंडिया। लेटर दे मेड दिल्ली द कैपिटल। आए ट्रेड करने, गुजरात में फैक्ट्री लगाई, लेकिन 100-150 सालों के करीबन पूरे इस फेज़ में उन्होंने पूरे भारत पर अपना कब्जा करने की कोशिश की, जो कि बहुत हद तक सफल भी रही बच्चों। तो उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया बंगाल को, विच इज़ अराउंड हेयर। 1911 तक बंगाल ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल भी रहा। 1911 में कैपिटल को चेंज करके दिल्ली बना दिया गया, जो आज भी भारत की राजधानी है। इंग्लिश वॉज डिक्लेयर्ड गवर्नमेंट लैंग्वेज, और अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी को ही सरकारी भाषा घोषित कर दिया गया था, और साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा के विकास पर भी बहुत जोर दिया। स्कूल में डिफरेंट लैंग्वेजेस को ना पढ़ाते हुए, हिंदी संस्कृत को भी कम करते हुए इंग्लिश भाषा पर ज़्यादा जोर दिया गया बच्चों। और ब्रिटिश शासन को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपना रोल, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। उनके बारे में भी हम आज जानेंगे। टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल वी हैड मैनी मूवमेंट्स। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए हमारे पास बहुत सारे आंदोलन हैं। जैसे महात्मा गांधी जी का नाम फ्रीडम फाइटर के रूप में लिया जा सकता है, भगत सिंह का नाम लिया जा सकता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम लिया जा सकता है। जो आप स्टैचू ऑफ यूनिटी देख सकते हैं थर्ड पिक्चर में, वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिखाया गया है। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, उनकी भी भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट थी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस जी, लाल बाल पाल, मतलब लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से विपिन चंद्र पाल, इन्होंने भी बहुत मुख्य भूमिका भारत देश को आज़ाद कराने के लिए निभाई बच्चों। इन दिस फाइट फॉर फ्रीडम गांधी जी प्लेड अ स्पेशल रोल। ही फॉट द बैटल फॉर फ्रीडम विद नॉन वायलेंस। गांधी जी दो प्रिंसिपल्स पर चलते थे, सत्य और अहिंसा, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। और गांधी जी ने आज़ादी की यह लड़ाई
अहिंसा के साथ ही लड़ी, उन्होंने हिंसा कभी नहीं की और सत्य हमेशा बोला बच्चों। अब आप अपने सामने देख सकते हैं मैप जो भारत को आज़ाद होने से पहले दर्शाता है। इसमें आप देख सकते हैं पाकिस्तान विच इज़ अराउंड हेयर इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश विच इज़ अराउंड हेयर इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया। अर्थात पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जो आज तीन अलग अलग देश हैं, ये 15 अगस्त 1947 से पहले एक ही हुआ करते थे। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ बच्चों, तो 15 अगस्त 1947 को दो मुल्कों का बंटवारा हुआ। वन इज़ इंडिया एंड अनदर वन इज़ पाकिस्तान। और पाकिस्तान के भी दो हिस्से हुए, एक हुआ ईस्ट पाकिस्तान और एक हुआ वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान कौन सा था बच्चों? ये बांग्लादेश का एरिया, क्योंकि ये ईस्टर्न साइड पर था। और वेस्ट पाकिस्तान कौन सा था? पश्चिमी पाकिस्तान, ये वाला हिस्सा बच्चों, क्योंकि ये वेस्टर्न साइड पर था। लेकिन कुछ समय बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिली पाकिस्तान से, वो सन था 1971 अर्थात 1971। तो 1971 में ईस्ट पाकिस्तान हो गया बांग्लादेश और वेस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान के रूप में ही दर्शाया गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा। हमारी एक स्टेट है बच्चों यहाँ पर, वेस्ट बंगाल। इसको वेस्ट बंगाल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पहले बंगाल पूरा ये हिस्सा था बच्चों। जब बंटवारा हुआ तो ये हिस्सा हो गया ईस्ट बंगाल और ये हिस्सा हो गया वेस्ट बंगाल बच्चों। ईस्ट बंगाल का हिस्सा ईस्टर्न पाकिस्तान में चला गया जो आज के समय में बांग्लादेश है, और वेस्ट बंगाल हमारे ही देश में है, तो इस कारण से वेस्ट बंगाल बोला जाता है। उनकी दिशाओं का ये महत्व है बच्चों। तो 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र मुक्त हो गया, लेकिन इसे दो भागों में विभाजित होना पड़ा, जो था भारत और पाकिस्तान। 1947 से 1950 अर्थात 3 साल के आसपास हमें हमारे संविधान को बनाने में लग गए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में लग गए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? लॉ ऑफ द लैंड, एक ऐसी किताब जिसमें देश को कैसे चलाया जाए वो सारे रूल्स लिखे हुए हैं। ईच कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू रूल। हर कंट्री, दुनिया में जितनी भी कंट्री है वहां पर एक गवर्नमेंट होती है जो उन लोगों को रूल करती है। एंड ऑल्सो नीड्स सम रूल्स टू गवर्न द कंट्री, और कुछ रूल्स भी चाहिए जिनसे कंट्री को चलाया जाएगा, कुछ नियम भी चाहिए ऐसे। सो फर्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री वॉज मेड। तो आज़ाद होते ही पहला काम होता है किसी भी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950। आप देख सकते हैं 1947 से 1950 3 साल का लगभग समय लगा, और करेक्ट समय अगर हम देखना चाहें वो था बच्चों 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, और इसी दिन को हम रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं बच्चों, जिसको हम हिंदी में गणतंत्र दिवस बोलते हैं बच्चों। अब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक इंसान की बहुत मुख्य भूमिका रही, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग मतलब जो ड्राफ्ट करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने बनाया, उसके हेड थे बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको बाबा साहेब भी बोला जाता था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन हुज हेड वॉज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो कमेटी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, लिखा, वो कमेटी के हेड थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बच्चों। आप उनकी तस्वीर अपने सामने देख सकते हैं। और दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपने अभी पिक्चर देखी, दिस इज द कवर पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसका प्रथम पेज, और ये अंदर से कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों ऐसे दिखता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स, power sharing and work of different departments which decide the administration of the country and working of the government। सरल भाषा में अभी आपको मैंने समझाया, एक किताब जिसमें सारे रूल्स लिखे हैं, लॉ लिखे हैं कि एक देश कैसे चलेगा, उसे संविधान बोलते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं बच्चों, जिनमें से एक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। नाम बहुत बड़ा है लेकिन अर्थ बहुत सरल है। इसका अर्थ है दैट एवरी सिटीजन ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज, आइदर रिच और पुअर, मैन और वुमेन, लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री कैन कास्ट अ वोट।
18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक, या तो अमीर या गरीब, देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले पुरुष या महिलाएं वोट डाल सकते हैं। It means that every adult has a right to vote. It is called adult franchisee. मतलब सभी वयस्क जो 18 साल या उससे बड़े हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है। जो बच्चे वीडियो सुन रहे हैं वो अपने पेरेंट्स और अपने नोन लोग जो 18 ईयर से प्लस हैं उनसे ये चीज़ पूछ भी सकते हैं कि क्या उन्होंने वोट में पार्टिसिपेशन ली या नहीं ली, क्योंकि सरकार को चुनने में हम आम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है बच्चों। अब सरकार को चुनने के लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं। सो द पार्टी दैट विंस द इलेक्शन मेक्स द गवर्नमेंट। जो पार्टी चुनाव जीतती है वह सरकार बनाती है। द कैंडिडेट फ्रॉम द विनिंग पार्टी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। जैसे मान लीजिए 2019 के सेंटर के चुनाव में दो पार्टी हम ले लेते हैं, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी जीत जाती है। बीजेपी के कैंडिडेट थे नरेंद्र मोदी जी, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट द मिनिस्टर एंड अपॉइंट्स देम। अब प्राइम मिनिस्टर का काम है कि वो विभिन्न मंत्रियों का चयन करेगा, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन को देखेगा, होम मिनिस्टर हमारी सिक्योरिटी को देखेगा, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश में जितना भी पैसा है वो कैसे इनफ्लो और आउटफ्लो होगा उसे देखेगा बच्चों। प्राइम मिनिस्टर और ये डिफरेंट मिनिस्टर्स जैसे अभी मैंने बताया, यही सब मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार बनाते हैं बच्चों। अब सरकार दो स्तर पर काम करती है। एक है सेंट्रल लेवल जिसे केंद्रीय स्तर कहा जाता है, जिस पर करंट टाइम में मतलब 2019 से 2024 5 साल का टेन्योर रहता है। 5 साल के लिए बीजेपी लेड गवर्नमेंट चल रही है विच इज अंडर नरेंद्र मोदी, और इसको हेड कौन करते हैं? पीएम अर्थात प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। लेकिन एक सरकार स्टेट लेवल पर भी बनाई जाती है। जैसे आप एक हरियाणा स्टेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहां पर अभी सीएम, अब यहाँ पर पीएम नहीं होगा राज्य में होगा सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। वो है मनोहर लाल खट्टर जो बीजेपी से रिलेटेड है। लेकिन हम राजस्थान का एग्जाम्पल लें तो वहां पर सीएम है अशोक गहलोत जो कांग्रेस से रिलेटेड है। इसी प्रकार भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में राज्य सरकार काम करेंगी, और यूटीज में भी गवर्नमेंट होती है। जैसे दिल्ली का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट है, डबल एपी, आपकी सरकार, जिसके मुख्यमंत्री कौन है बच्चों? अरविंद केजरीवाल जी। और इन 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर हमारा देश बना, जिस पर सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट काम करती है, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर बच्चों। अवर गवर्नमेंट हैज 3 मेन पार्ट्स। अब सरकार के 3 मुख्य पार्ट हैं। पहला पार्ट है लेजिस्लेचर, जिसको हिंदी में वैधानिक कहा जाता है। सरल भाषा में समझना चाहें तो जो लॉ बनाता है। लॉ कौन बनाता है अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन लेजिस्लेचर से आप अगर लेजिस्लेचर सुनने में आए आपके कभी वर्ड, तो आपको इसका सरल सा अर्थ यही समझना है कि जो कानून बनाएगा। उसके बाद आता है बच्चों एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यकारिणी, जो उन कानूनों को लागू करवाएगा। मतलब कानून तो बन गए, लेजिस्लेचर ने कानून बना दिए, अब उनको लागू भी करवाना है तो वो एग्जीक्यूटिव करवाएगा बच्चों, कार्यकारिणी। और तीसरा जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, सरकार का, वो है जुडिशरी, न्यायपालिका। अब कानून बने हैं लेकिन कुछ लोग कानूनों को तोड़ते हैं। अब जो लोग कानूनों को तोड़ेंगे उनको सजा देने के लिए कौन है? न्यायपालिका। तो इसी तरीके से एक देश चलता है। लेजिस्लेचर में हमारे कानून बनते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारिणी हमसे वो एग्जीक्यूट करवाते हैं, और अगर हम उन रूल्स को नहीं मानेंगे या फिर उन कानूनों को तोड़ेंगे तो जुडिशरी हमें सजा देती है बच्चों। एंड आफ्टर एवरी 5 years इलेक्शंस आर हेल्ड इन आवर कंट्री। हर 5 साल बाद हमारे देश में चुनाव होते हैं, वो राज्य स्तर पर भी और सेंटर के स्तर पर। सेंटर का पिछला चुनाव 2019 में हुआ, अगला चुनाव होगा 2024 में बच्चों, और जिसमें हम पार्ट ले सकते हैं बच्चों। अर्थात एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब 18 साल से जिनकी उम्र अधिक है वो उस इलेक्शन में पार्ट ले सकेंगे। अब बच्चों हम जानेंगे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। आप अपने सामने एरियल व्यू देख सकते हैं इंडियन पार्लियामेंट का। एरियल व्यू होता है हवा से लिया गया चित्र बच्चों।
ड्रोन की सहायता से ये चित्र लिया जा सकता है बच्चों। द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू रन द गवर्नमेंट। सरकार चलाने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट हैज टू हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। भारतीय संसद में दो सदन हैं, एक का नाम है लोकसभा और दूसरे का नाम है राज्यसभा। आप अपने सामने देख सकते हैं लोकसभा की पिक्चर है बच्चों। इन लोकसभा द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल एंड इट इज कॉल्ड द लोअर हाउस। यहाँ पर हम आम लोगों के द्वारा जो चुने जाते हैं वो मंत्री लोकसभा में आकर बैठते हैं और इसे निचला सदन बोलते हैं। जबकि दूसरा हाउस है राज्यसभा। मेंबर ऑफ राज्यसभा को हम नहीं चुनते हैं बच्चों, और इसे ऊंचा सदन या स्थायी घर भी कहा जाता है, और इंग्लिश में अपर हाउस और परमानेंट हाउस भी कहा जाता है बच्चों। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड विच इज अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट्स पोस्ट इज द हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया। राष्ट्रपति का पद भारत का सर्वोच्च पद है बच्चों। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं बच्चों। और जितने भी रूल्स लोकसभा राज्यसभा द्वारा बनाए जाएंगे उन रूल्स पर लास्ट में साइन किसका होगा? प्रेसिडेंट का। अगर किसी भी रूल पर प्रेसिडेंट साइन नहीं करता है तो वो कानून देश में लागू नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट का साइन इज द मोस्ट असेंशियल थिंग, सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी कानून को लागू करवाने के लिए। और आप अपने सामने दो चित्र देख सकते हैं बच्चों। ये चित्र है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और दूसरा चित्र है बच्चों रामनाथ कोविंद जी का, जो भारत के करंट राष्ट्रपति हैं बच्चों। अब बच्चों हम जानेंगे प्रेसिडेंट हाउस के बारे में, राष्ट्रपति भवन के बारे में। द रेजिडेंस एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज इन द राष्ट्रपति भवन विच इज इन न्यू दिल्ली। ये आप अपने सामने राष्ट्रपति भवन का चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति निवास भी करते हैं और साथ में उनका कार्यालय ऑफिस भी है, और ये नई दिल्ली में स्थित है बच्चों। और अब हम बात करेंगे जुडिशरी, जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का। जो हमने पढ़ा लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूट जो लागू करवाएगा, और लास्ट में जुडिशरी जो पनिश करेगा उन लोगों को जो रूल्स को तोड़ते हैं। सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। इंडिया में भी कोर्ट्स बच्चों स्तर में हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद उससे नीचे आएंगे हाई कोर्ट, उससे नीचे आएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का। इट हैज़ राइट टू हियर पेटिशन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट्स। अगर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिसीजन देता है तो सुप्रीम कोर्ट में वो पेटिशन या वो याचिका या जो भी केस है वो सुना जा सकता है बच्चों, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा बच्चों। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो चेक द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। जो सरकार काम करती है सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर सरकारें जो काम करती है उसको भी चेक कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर फंक्शनिंग, मतलब गवर्नमेंट ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही, उसको भी चेक करता है, और जो नियम बने हैं उनको तोड़ने वालों को पनिश भी करता है बच्चों। तो बच्चों आज के पाठ में हमने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, भारत के प्रशासन के बारे में जाना। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो he or she can comment it down also, and thank you for watching the video. Keep doing hard work. धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।